नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 का श्रीलंका में आना भारत के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। चीन चाहे कितने भी दावे क्यों ना कर ले, लेकिन उसकी असल साजिश न सिर्फ खतरनाक है बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। यह हाल तब है जब भारत ने लगातार श्रीलंका को ऐसा करने से रोका था। श्रीलंका में चीन के जासूसी जहाज की एंट्री भारत के लिए खतरे की घंटी है। भारत के लाख मना करने के बावजूद श्रीलंका में चीन ने अपने जासूसी जहाज को खड़ा कर दिया है। चीन का ये जहाज हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच गया है। इससे भारत की टेंशन बढ़ गई है। यहाँ से चीन का युआन वांग 5 जहाज हिंद महासागर और दक्षिण भारत में होने वाली हर बड़ी गतिविधि पर नजर रख सकता है। यही कारण है कि भारत ने श्रीलंका से ऐतराज जताया था कि वो इस जहाज को अपने यहाँ ठहरने की इजाजत न दे। दरअसल भारत के दक्षिण से कोई भी सैटेलाइट या मिसाइल लॉन्च होता है तो ये उसे डिटेक्ट कर सकता है। इसका भारत की सुरक्षा पर जबरदस्त असर पड़ेगा और उसे देखते हुए ही भारत और अमेरिका ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। मगर इस ऐतराज को दरकिनार कर श्रीलंका ने चीनी जहाज को अपने यहाँ लंगर डालने की इजाजत दे दी। सुबह सुबह जब ये जहाज हम्बनटोटा पहुंचा तो चीनियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। कोलंबो में चीनी दूतावास के लोग और हम्बनटोटा पोर्ट में तैनात अधिकारियों ने इस जासूसी जहाज का स्वागत किया। हम्बनटोटा पोर्ट के लिए चीन ने श्रीलंका को 1.5 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। इसे नहीं चुकाने पर चीन ने इस पोर्ट को श्रीलंका से 99 साल की लीज पर ले लिया। लिहाजा चीनी इस पोर्ट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगे हैं। इन सारी बातों का अंदाजा भारत को पहले से ही था। उसे ये जानकारी थी कि युआन वांग 5 हिंद महासागर पर नजर रख रहे चीन के जासूसी सैटेलाइटों को अगस्त से सितंबर तक मदद देगा। ऐसी ही खबर अमेरिका को भी थी। लिहाजा भारत और अमेरिका दोनों ने श्रीलंका को आगाह किया था कि वो चीनी जहाज को अपने पास फटकने ना दें। वहीं इस पूरे विवाद के बीच श्रीलंका का दावा है कि चीन ने उसे भरोसा दिया है कि जहाज का इस्तेमाल जासूसी के लिए नहीं होगा। वहीं इसे सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए रुकने की इजाजत दी गई है। अब 22 अगस्त तक ये चीनी जहाज हम्बनटोटा में खड़ा रहेगा और इसकी मौजूदगी भारत ही नहीं अमेरिका के लिए भी परेशानी का सबब है। देखा जाए तो श्रीलंका हम्बनटोटा में खड़े चीन के जासूसी जहाज से भारत को एक नहीं कई खतरे हैं। जानकारों की माने तो चीन का ये जासूसी जहाज सैटेलाइट की मदद से भारत की मिसाइल रेंज और न्यूक्लियर प्लांट पर नजर रख सकता है। ये भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। वैसे तो ये कोई सैन्य जहाज नहीं है, मगर चीनी जहाज की पहुंच इतनी बड़ी है कि ये भारत में दूर दूर तक नजर रख सकता है। ये करीब 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से निगरानी कर सकता है। युआन वांग 5 सैटेलाइट और इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइलों को ट्रैक करने में भी सक्षम है। हम्बनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी करीब 451 किलोमीटर है। इसके बावजूद श्रीलंका ने इसे हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की अनुमति दी। अब भारत इसको लेकर अलर्ट पर है। युआन वांग 5 को 2007 में बनाया गया था। ये मिलिट्री नहीं बल्कि पावरफुल ट्रैकिंग शिप है। ये अपनी आवाजाही तब शुरू करते हैं जब चीन या कोई अन्य देश मिसाइल टेस्ट करा रहा होता है। ये शिप लगभग 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से निगरानी कर सकता है। 400 क्रू वाला ये शिप पैरामोलिक ट्रैकिंग एंटीना और कई सेंसर से लैस है। हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचने के बाद इस जहाज की पहुंच दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकाने जैसे कलपक्कम, कुडनकुलम तक होगी। साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई पोर्ट यानी बंदरगाह चीन के रडार पर होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि चीन भारत के मुख्य नौसेना बेस और परमाणु संयंत्रों की जासूसी के लिए इस जहाज को श्रीलंका भेज रहा है। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस शिप को पीएलए की स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स यानी एसएसएफ ऑपरेट करती है। एसएसएफ थिएटर कमांड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ये पीएलए को स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मिशन में मदद करती है। भारत और अमेरिका की आपत्ति पर चीन ने तंज किया है। उसने कहा कि चीन और श्रीलंका के बीच सहयोग किसी तीसरी पार्टी को टारगेट नहीं करता है। बीजिंग ने भी ये कहा है कि सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर श्रीलंका पर दबाव बनाना बेतुका है। मगर चीन की सफाई को उसके ढोंग से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो लगातार हिंद प्रशांत और प्रशांत महासागर में अपनी दबंगाई दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
चीन हमेशा से भारत के लिए खतरा रहा है, और भारत ही नहीं, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सबके लिए खतरा बना हुआ है। भूटान से सीमा विवाद, रशिया से भी सीमा विवाद था, बड़ी मुश्किल से निपटा, और उसके बाद जापान के साथ भी नाराजगी, ताइवान से भी नाराजगी, पाकिस्तान दोस्त, श्रीलंका कर्ज में डूबा और एक वक्त तक यह कह रहा था कि चीन से ज्यादा भरोसेमंद भारत है। लेकिन अब जिस तरह की हरकतें की हैं उससे भारत के माथे पर चिंता की लकीरें आ गए हैं। हम समझेंगे कि चीन का जो जहाज वहां पर पहुंच रहा है हम्बनटोटा पर, इसके मायने क्या है, क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि एक जासूसी जहाज है। समझने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान हैं हमारे साथ। जितेंद्र कुमार ओझा, पूर्व राजनयिक, रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सुधा मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, और माधवी अग्रवाल, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले हम सिवाच जी के पास चलते हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं और सिवाच जी से हम इस चीज की शुरुआत करते हैं। लेकिन सिवाच जी से शायद अभी संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे जुड़ेंगे उनके पास हम पहुंचेंगे। उससे पहले हम जितेंद्र ओझा जी के पास जाते हैं। जितेंद्र जी, कितना बड़ा संकट भारत के लिए मान रहे हैं आप? देखिए, संकट तो है, और ये एक वन ऑफ संकट नहीं है। ये इसकी शुरुआत होती है जब से ये पोर्ट बनता है। ये पोर्ट जो है ड्यूअल यूज पोर्ट था। कोई भी देश अपनी पूरी सामरिक जो गतिविधियां हैं या जो एजेंडा है वो कभी जाहिर नहीं करते हैं। ये पोर्ट ही ड्यूअल यूज था, ये कभी कमर्शियल पोर्ट था नहीं। इसको आप चाइना के लार्जर एजेंडा के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि चाइना की जो बात कर रहे हैं, चाइना अपने आप को भविष्य का सबसे बड़ा शक्ति मानता है। यहाँ तक कि अमेरिका को भी वो मजाक उड़ाता है कि इनकी 250-300 साल पुरानी सभ्यता है, हमारी सभ्यता तो कई हजार वर्ष पुरानी है। तो अभी उसकी जो एजेंडा है कि जैसे देखिए कि अफ्रीका में वो रिसोर्सेज कैप्चर कर रखा है, उनके मार्केट कैप्चर कर रखा है, और पूरे फार ईस्ट में सारे जगत वो चाहता है कि जो क्रिटिकल सी लेंस है उसको वो डोमिनेट करे, वो कंट्रोल करे, और साथ में भारत को कंटेन करे। इस पोर्ट जब बनता है तभी से चिंता की शुरुआत होती है। चिंता की शुरुआत तब से भी होती है कि जब उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है, उस मॉडल में एक तरीके से न्यू कॉलोनियलिज्म का एकदम साफ है। इतना ज्यादा सरप्लस वो बचा पा रहा है कि ऐसी चीजों पे वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये वन ऑफ उस खतरे का एक स्पिन ऑफ है जो कि आके अभी आया हुआ है। और श्रीलंका की सरकार के पास इतनी सक्षमता नहीं है, उनमें इतनी साहस नहीं है तो वो रोक सके। उनको पता है कि चाइना हर तरीके से बड़ी शक्ति है, और चाइना बहुत सालों से जमीन के नीचे जाके उसने कल्टीवेट कर रखा है हर एक पॉलिटिकल सर्किल को। तो भारत की सेंसिटिविटीज का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद जैसे ही दबाव आता है चाइना की तरफ से वो झुक जाते हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है। एक पॉइंट के बाद अभी कोई संकट नहीं है, ये गुजर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो एसिमेट्री है भारत और चाइना के बीच में, वो एसिमेट्री हमारी सभ्यता के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये बात मैं कई सालों से कह रहा हूं, और 4 वर्षों से तो ये पब्लिक डोमेन में है कि आज नहीं तो कल भारत और चाइना के बीच में से एक ही ताकत जो है अपने आप का सम्मान के साथ बच पाएगी, और उसमें देखें कि क्या होता है। ये अभी एक टैक्टिकल एडवांटेज है चाइना के पास, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एसिमेट्री जो है और चाइना की एजेंडा जो है, उससे चिंता करने की जरूरत है। अलर्ट मोड पर तो हमें रहना ही होगा ना। एब्सोल्युटली अलर्ट मोड पे तो रहना ही होगा। इसे हमें रोकना चाहिए था किसी तरीके से, और आपने देखा कि सारी गुडविल होने के बाद श्रीलंका नहीं रोक पाई। तो जब भी पावर में ऐसी एसिमेट्री होती है और जो उसका डिसेप्टिव एजेंडा है, जब तक आप सक्षम नहीं है, सशक्त नहीं है, तो आपके तमाम मित्र भी न्यूट्रल हो सकते हैं, किनारे हट सकते हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है। रविंद्र जी, रिटायर्ड मेजर जनरल सिवाच जी के पास चलते हैं, क्योंकि अब वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सिवाच जी, हम हमेशा से कहते आए हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे करके चाइना जो पॉलिसी उसने शुरू की थी वो आज भी चल रही है उसकी, और हम अभी तक अपनी पॉलिसीज में कितना कामयाब हो पाए हैं या कामयाब हो भी पाए हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं नीतियों को। हमें जिस स्तर पर अपने पड़ोसी देशों को अपने खेमे में लेना चाहिए, क्या हम अब तक उसमें असफल हुए हैं या उन चीजों को समझ नहीं पाए? या बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, मालदीव हो, और किसी हद तक पाकिस्तान भी। मगर ये सच्चाई है कि जो चीन है जिसके पास डीप पॉकेट्स हैं, उसने ज्यादा इनको इन्फ्लुएंस किया हो। अगर आप देखें, चाहे नेपाल देखें, नेपाल भी किसी तरीके से जिस प्रकार से चीन वहां पर आ गया है,
जिस प्रकार से चीन का जमावड़ा है, एक उसने हिमालयन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहा है और इसी प्रकार बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसी प्रकार बांग्लादेश में देखें, बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट उन्होंने लिया हुआ है, बांग्लादेश को सबमरीन दी है, बांग्लादेश भी काफी कर्जे में है। तो भारत जिस तरह से पहले कह रहा था कि हम भी इस तरह से चाइना को घेरने की कोशिश करेंगे, 2014 के बाद एक बड़ी रणनीति तैयार की गई थी, हम उस रणनीति पर आज भी काम कर रहे हैं और कितना आगे बढ़ पाए? कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पहले मैं इसको खत्म कर लूं कि आज चारों तरफ से चीन हमें घेरने की तो कोशिश कर रहा है, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पॉज। उसमें कुआ कप्पू आता है म्यांमार का, और बांग्लादेश के अंदर चिटागोंग, और उसके बाद हमनटोटा श्रीलंका, फिर एक मालदीव का जो पोर्ट लिया हुआ है, जिबूटी ईस्ट अफ्रीका में, और वादा। इसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है। मगर आपकी बात में ये मैं मानता हूँ 2014 के बाद भारत ने काफी कोशिश की है कि आपके अपने रिलेशन भी अच्छे हों आपके मित्र देशों से, चाहे वो नेपाल है, बांग्लादेश है, आपका श्रीलंका है, आप इनमें आप काफी सक्सेसफुल भी हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे अंदर कुछ, मगर चीन जो है, क्योंकि उसके पास डीप पॉकेट्स हैं, वो ज्यादा पैसा दे सकता, कर्जा दे सकता, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, ये छोटे छोटे देश उसके विक्टिम बन गए। देखो अभी श्रीलंका में जो ये हुआ है, ये वन हैंड आया है 5, इसके अंदर देखो भारत ने कितनी मदद की थी श्रीलंका की, जब उसको बड़ी जरूरत थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके पास फूड, फ्यूल, मेडिसिन अगले दिन की भी नहीं थी। भारत ने $4.2 बिलियन का पैसा सॉफ्ट लोन दिया, कैश करेंसी दी, 5 कंसाइनमेंट भेजे, उसके बाद 44,000 मैट्रिक टन यूरिया दिया। इसके बावजूद उन्होंने एक स्पाइस चिप, जो सबको पता है, उसको आने दिया। ये दुख की बात है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये रिलायबल फैक्टर नहीं है, कहीं ना कहीं धोखा दिया। ये बात तो श्रीलंका ने भी कही थी जितेंद्र ओझा जी, ये बात तो श्रीलंका ने भी कही थी कि भारत हमारा बेहतर दोस्त है, हम आप चाइना को समझ चुके हैं। उसके बाद इस तरह की गतिविधि अपनाना तो अपने आप में ये सवाल खड़े कर रहा है कि हम क्या चाइना के साथ साथ अपने पड़ोसी देशों को भी नहीं समझ पा रहे, या हमारी कहीं ना कहीं कुछ कमी छूट रही है जिस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कमी है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ताकत बहुत बड़ी चीज होती है, गुडविल सिर्फ काम नहीं होती है। गुडविल के साथ साथ अगर आपके पास कोई बड़ा सा डंडा नहीं हो, ताकत नहीं हो, तो गुडविल जो है अपने आप धरी रह जाती है। तो देखिए, उनको पता है कि चीन के पास ताकत है, जरूरत पड़ता है तो चीन उनके हाथ मरोड़ सकता है, और किस तरीके से हाथ मरोड़ के उन्होंने उनका हम्बनतोता पोर्ट ले लिया, जब चाहे वो इंटरफेयर कर सकता है। तो जब हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो हमने तो कागज पे उसको बनाया भी नहीं, उसमें आप अपने जियोपॉलिटिकल, एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस, इंटरनल गवर्नेंस कंस्ट्रेंट सबको ध्यान देते हैं। हमारे गवर्नेंस सिस्टम में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है। देखिए, एक जिम्मेदार राष्ट्रीय सुरक्षा का, मैं रिसर्चर होने के नाते या फॉर्मर प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि हमारे पूरे गवर्नेंस स्ट्रेटजी को ध्यान देने की जरूरत है, और सिर्फ गुडविल से, सिर्फ जेस्चर से, सिर्फ पैसे देने से दोस्ती नहीं होती है। उसके बाद जिस दिन श्रीलंका के तमाम लोगों को लगे कि भारत के खिलाफ अगर वो जा रहे हैं तो खामियाजा बहुत बड़ा होगा, जब तक ये मैसेज बिना भय के प्रीत नहीं होती, यही बात कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, माधवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीत के साथ भय हमेशा होना चाहिए, जो कि हमारे में है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। आप ही की बात से मैं कह रहा हूं कि जब तक आपको उनको लगे नहीं कि भारत के खिलाफ जाने पे बहुत ज्यादा घातक परिणाम हो सकते हैं, कोई आपके चेक भी लोग ले जाएंगे, पैसे भी लोग ले जाएंगे, और आपको आंख भी दिखाएंगे। और ये छोटे छोटे देश यही कर रहे हैं। चीन के पास जितने छोटे छोटे देश है, सबको जवाब ले लेते हैं, एक पॉलिटिकल जवाब भी ले लेते हैं। दोनों और वक्ता हमारे पास हैं जितेंद्र जी, फिर हम आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। माधवी जी, कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं हम। जिस तेजी से सीना चौड़ा करके घूम रहे थे, श्रीलंका की भी मदद की, इवन अफगानिस्तान की हमने मदद की, लेकिन क्या बात है जब मौका पड़ता है तो बैकफुट पर चले जाते हैं वो देश। हम मजबूती से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। भारत की परिस्थितियां बदल गई हैं क्या, या हम अपने जो पड़ोसी देश हैं उन पर सही तरीके से दोस्ताना रवैया नहीं अपना पा रहे हैं, उनको सुनना नहीं चाह रहे? कहाँ कमी रह रही है सरकार में, जबकि इससे पहले ऐसा कम देखा गया? देखिए, मैं सर्वप्रथम से ये बात कहूंगी कि ये जो मामला है, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, देश की सुरक्षा का मामला है, और ये सभी लोगों हमने पॉलिटिकल मामला कहा भी नहीं है, आपका सभी का हमने पॉलिटिकल मामला नहीं कहा। ये है कि अगर मेरी आवाज आ रही होगी शायद। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पॉलिटिकल मामला नहीं कहा हमने पड़ोसी देशों की अगर बात की तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर ही बात। लेकिन आपने पॉलिटिकल राय पूछी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो मामला है वो हम सभी लोगों की सुरक्षा का मामला है, और सबसे पहले
सभी चीजों से सबसे पहले जो है वो हमारा देश है, देश की सुरक्षा है, देश की आन बान शान है, सब कुछ सबसे पहले आगे आती है हर मुद्दे के पहले। लेकिन बात यह है कि अगर हम ये कहें कि अभी हालात खराब हो गए तो ये भी उचित नहीं होगा, क्योंकि जहां तक है कि पहले से जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा बदली है। ना केवल देश के अंदर ही कह सकते हैं, जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां भी, साथ ही साथ पूरे विश्व के अंदर में आज ये बात भारत ने सिद्ध की है कि हमारे देश की तरफ टेढ़ी नजर से देखने वाले आदमी को, किसी भी व्यक्ति को जो है बख्शा नहीं जाएगा, और ये कई बार भारत ने प्रूफ भी किया है। एक बात से तो मैं आपकी सहमत हूं कि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। नेपाल ने कभी भारत को आंख नहीं दिखाई थी, नेपाल ने कभी भारत को आंख नहीं दिखाई थी, नेपाल से कभी हमारे रिश्ते खराब नहीं हुए थे, लेकिन इस बार नेपाल ने भी हमें आंख दिखा दी। देखिए, क्योंकि हमारे साथ जो एक लड़ाई है जिसे हमने बहुत कोशिश की, माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने एक संदेश भेजा जितने भी हमारे आसपास के देश हैं कि हम उनके साथ एक अच्छा समन्वय बना सकें। लेकिन जैसा कि अभी बताया, जितेंद्र जी ने बताया, पूर्व जो उन्होंने कहा कि जो जिनकी जो आदत होती है, जो स्वभाव होता है, उसे बदला नहीं जा सकता है। हम कोशिश कर सकते हैं, हमने कोशिश की, लेकिन अब क्योंकि अब वो जो सांप है जिसकी प्रवृत्ति है डसने की, वो कभी भी बदल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हमने एक बार मित्रता का हाथ बढ़ाया। जब हमने देखा कि ये वाकई में इनको बदला नहीं जा सकता, तो हमने अपने नेत्र दिखाना भी आरंभ किया। आज जितने भी क्षेत्र देख लीजिए, चाहे वो सिक्किम का क्षेत्र हो, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो, उन सभी जगहों पर हमारी सेना जिस तरीके से डटकर मुकाबले के लिए खड़ी है। चाइना की, चीन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एकदम सिर उठा के आकर हमारे साथ ये लड़ाई लड़ सके। इसी वजह से इसने क्या किया है कि आसपास के जो गरीब देश हैं, जिन देशों पर उनका आधिपत्य जम सकता था, जहां पर वो राजनीति कर सकते थे, जहां उन लोगों को दबा सकते थे फाइनेंशियल तरीके से, उसके साथ उन्होंने वही खेल खेला। और ये अफसोस की बात है कि ये जो छोटे देश हमारे साथ जो थे, वो इन रणनीतियों को समझ नहीं पाए, इस कूटनीति को समझ नहीं पाए, और आज कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से विकलांगता की ओर धकेल कर चाइना ने उनके साथ यही कोशिश की है कि उनको अपने नीचे दबाकर भारत पर प्रहार करने का कोई ना कोई एक माध्यम बना सके। लेकिन मैं बता दूं कि कभी भी हमारे देश की सेना के सामने ये चाइना अपने मंसूबों पे कभी कामयाब नहीं हो सकता। और हमें अपनी सेना पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन जो रणनीतियां तैयार होती हैं, जिस पर बड़े जोर शोर के साथ कहा जाता है कि हम इस रणनीति पर काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, चाइना अपनी चीजों में कामयाब होता नजर आ रहा है। चलिए, आपने अपनी बात रखी, हमने आपका वक्तव्य सुना। अब डॉक्टर सुधा आपसे सहमत हैं, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे समझते हैं वो कितना सहमत है आपकी बातों से। डॉक्टर सुधा जी रविंद्र जी, मैं आदरणीय जितेंद्र ओझा जी और हमारे अश्विनी सर को पहले प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जब इन दोनों की उपस्थिति यहाँ पे है तो आप समझ सकते हैं कि जो देश की सुरक्षा और राजनयिक के रूप में जो कार्य कर चुके हैं, उनसे बेहतर इन स्थितियों को समझ नहीं सकता है। बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे इसीलिए ये विषय पर वो है हमारे तभी कर पा रहे हैं क्योंकि ये मौजूद है, इनकी कार्यशैली, उन्होंने जो कार्य किया हुआ है उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ है। तो उसको प्रणम्य करते हुए मैं आगे बात करती हूँ कि सहमति असहमति की बात तो बाद में आती है, पहले बात होती है अपने देश की सुरक्षा की। और जब तक हम ये मानते नहीं है कि देश हमारा किसी और की नजरों, किसी की टेढ़ी नजरों में आ सकता है, जब हम ये मानेंगे ही नहीं तो सुरक्षा कैसे करेंगे। और एक अच्छे देश की पहचान ये होती है, उसकी कूटनीति होती है। हमारे यहाँ जब अर्थशास्त्र की बात होती है तो साम दाम दंड भेद, ये इसलिए नहीं होता कि घर परिवार में करना है, ये इसलिए होता है कि अपनी सामरिक क्षमता, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी राजनैतिक क्षमता, हर चीज को हम बेहतर बना के रखें और देश जिस रूप में है, गणतंत्र प्रजातंत्र जो है वो उसकी समृद्धि बनी रहे, उसमें किसी की आंख कोई तरेर न पाए। हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात की, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये देश की सामरिक क्षमता और देश की स्वतंत्रता और देश की संप्रभुता की बात है। लेकिन जहां तक हम उसको पॉलिटिकल बना देते हैं, आपने कहा कि जहां तक हम अरुणाचल प्रदेश जो आपने नाम लिया, तो क्या आप भूल जाते हो कि हमारे पूर्व रक्षा विशेषज्ञ, हमारे पूर्व राजनयिक, हमारे पूर्व सैनिक, हमारे पूर्व ऐसे लोग जो बता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, चीन बहुत आगे बढ़ आया है, वहां पे उसने गांव बसा दिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमसे पीछे हो रहा है। अब हमें जरूरत है, जो हम ढोल पीट रहे हैं कि हम गुडविल के तहत आगे बढ़ रहे हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें इसकी जरूरत है कि जब हम खड़े हो जाएं कहीं पे तो हमारे आगे पीछे लोग सामने से देखें, पीछे वार करने वाला कोई ना हो। अभी जितेंद्र सर ने कहा कि उनका जो मंतव्य, मूल मंतव्य था, उसको मैं अगर सीधे अर्थों में कहूँ
कि सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। तो यहाँ पे सिधाई नहीं दिखानी है, हमें मजबूती, जिस मजबूती को हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाना चाह रहे हैं, मना रहे हैं, उसकी मजबूती तब तय होगी जब हमारा सैनिक बाहर सीमा पे खड़ा हुआ उतना ही सुरक्षित हो जितना मैं अपने घर पे सुरक्षित हूँ। तब तो हमारी सामरिक क्षमता अच्छी है। लेकिन हम कहते हैं कि हमने सैनिकों को खड़ा कर दिया है, वो संभाल रहे हैं। अरे क्यों वो संभाल रहे हैं? मेरे घर के व्यक्ति अगर सैनिक बन के वहां सीमा पे खड़े हो तो उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी घर में बैठी हुई सुरक्षा। इस बात को जब तक हम मद्देनजर नहीं रखेंगे तब तक जो हमारे ओझा सर ने कहा और हमारे सुनील सर ने कहा उस बात की प्रतिपूर्ति यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे भाजपा कांग्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सहमति से ये बात करनी है कि अगर चाइना के साथ हम आयात निर्यात में जो अंदर देख रहे हैं, जो हमारी डिपेंडेंसी से बढ़ रही है, वो जानता है कि डिपेंडेंसी हमारी, अगर वो मेडिकल चीजों पे हमें आयात करना बंद कर दो, आप जानते हैं 3-4 दिन बाद हमारे हाथ क्या होगी। छोटी से छोटी दवा भी हम उसके ऊपर आधारित है, अवलंबित है उसके ऊपर, वो जानता है। निर्यात हम कम कर रहे हैं, आयात ज्यादा कर रहे हैं, हमारी जो डिपेंडेंसी उससे बढ़ रही है। हम हर एक छोटी चीज पे नहीं, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में जिस तरह का बढ़ावा मिलना चाहिए था पूर्व में, वो उससे पहले नहीं मिला। अब जिस तरह से व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, इससे आप क्या इनकार करती हैं? रविंद्र जी, तो कोशिशें प्रयासें लगातार चाइना से, और पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया था कि हम जो है हमारा मुकाबला चाइना से है। नहीं, मैं आपसे एक बात पूछूं रविंद्र जी, अगर मेरे घर की आधी जमीन लेके मेरा व्यापार बढ़ता है तो मुझे नहीं करना है वो व्यापार ना। मेरी जमीन मेरी जितनी है उतनी बनी रहे, मैं व्यापार कम आधा कर लूंगा लेकिन मैं कम से कम अपने सीमा में तो रहूंगा। इसकी जरूरत होती है। जब आप व्यापार की बात करो तो देश की सुरक्षा कहाँ चली जाती है? कैसे डोकलाम में कोई गांव बस जाता है और वो दिखाई पड़ता है। हमारे सर बैठे हुए मेजर जनरल है, उनसे पूछिए कि एक सैनिक और एक अफसर होने के नाते उन्होंने क्या क्या देखा होगा और वो क्या क्या जानते हैं इस देश में, कैसे एक सैनिक, कैसे एक अफसर अपने जीवन को, उस वर्षों को काटता है और देश पे खुद को न्यौछावर करता है बिना। लेकिन हमने शिवाजी जी से जब बात की तो उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट कही कि कम से कम वर्तमान सरकार जो है उसमें डिसीजन लेने की क्षमता है, और जब हम कुछ कहते हैं तो वो डिसीजन लेते हैं। इस बात को तो उन्होंने स्वीकार किया है। नहीं, और मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी, हमारे मेजर जनरल सर जो उनके उम्र रिटायर हो चुके हैं, मतलब उन्होंने इस देश के पूरे उस विकास के स्तर को देखा हुआ है। बात अगर अच्छी न हो रही होती तो आज हम बैठ के यहाँ पे दम्भ कैसे भर पाते रविंद्र जी कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं छोटा या बड़ा हर एक किया गया कार्य अपने देश को आगे ही बढ़ा रहा है। हम क्यों इसको भूल जाते हैं? सामरिक क्षमता हमारी बड़ी है तो अचानक नहीं बढ़ी है ना, हमने उसमें कहीं ना कहीं कुछ न जोड़ा है, घटाया नहीं है। उस जोड़ को हटा के हम, आप बिल्डिंग बना रहे हो 100 मंजिला, जोड़ने घटाने की बात नहीं है, बात गति की है कि जो गतिविधियां हैं वो धीमी रही हैं या कितनी तेज रही हैं, उसकी बात ही होती हमेशा। और इसी बात पर कहीं ना कहीं क्या है रविंद्र जी, बस सुस्ती क्या है, इस पे हमेशा आधारित होता है आगे बढ़ना। ठीक है माधवी जी, जल्दी से जवाब दे दें, इनके बाद का फिर ब्रेक पे जाना। मैं देखिए, ये बात वो लोग बोल रहे हैं जिनके सबसे बड़े नेता ने ये कहा था कि अगर थोड़ी सी जमीन जाती है वहां पे एक तिनका भी नहीं उगता है तो क्या फर्क पड़ता है अगर चाइना ने जमीन ले ली। ये बात वो लोग बोल रहे हैं जो चाइना के साथ साठगांठ करते हैं। मैं उनकी बात को कहीं से भी गलत नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो है वो किसी पार्टी की बात नहीं है, बिल्कुल देश की सुरक्षा की बात है। और ये बात भी सच है कि आज केवल भारत ऐसा देश बन के उभरा है इन 7-8 सालों में जो पहले जो जिस स्थिति में था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। हर विश्व का हर जो देश है वो आज बिना भारत के हस्तक्षेप के कोई कार्य नहीं कर सकता। चाइना इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं कहा मैडम, आप प्लीज थोड़ा सा मेरी बात को पूरा कंप्लीट होने दीजिए। जहाँ ये स्थिति है कि भारत क्यों करते हैं। देखो रविंद्र, बहुत वक्त में बहुत सिचुएशन बदली है। मैं ये कहूंगा कि लास्ट 10-12 साल में भारत का जो डिफेंस का नजरिया है, सिक्योरिटी पॉइंट का नजरिया बहुत बदला है। और ये कहना मैं एक बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से चीन के साथ ही देने आप लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, चाहे आपके रोड है, ब्रिजेज है, रेलवे लाइन है या कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसमें बहुत बदलाव है। और उसकी वजह ये है कि चीन हमसे कम से कम 20-30 साल पहले ही ये कर चुका है और भारत अब उसको कैचअप कर रहा है। और मुझे लगता है अगले 5-6 साल में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही काबिल हो जाएगा, बल्कि उससे भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें अब जो चीन है, लेकिन हमारे पास क्या इतना वक्त है? देखो, अब सुनो मेरी बात रविंद्र, देखो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं हमारा जो नजरिया था वो थोड़ा सा अलग था। हमने सोचा भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है चीन के लिए और चीन हमसे कभी लड़ाई नहीं करेगा। मगर 2017 में डोकलाम हुआ और फिर 2020 के अंदर जिस प्रकार से चीन लद्दाख के अंदर आया, अब ये मिथ दूर हो चुका है
कि चीन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, आप अपनी तैयारी करोगे। और मुझे लगता है आज हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप देखें लद्दाख से, अरुणाचल से, जिस प्रकार से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, और आप कह रहे हैं कि क्या कैचअप कर लोगे, कर लेंगे। आज आप हमारी शक्ति को अगर मिलाते हो चीन के साथ तो आपका पलड़ा भारी है। देखो मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। अगर आप आर्मी टू आर्मी कंपेयर करें तो ये एक देश की आर्मी एक बैटल हार्डन आर्मी है, ट्रेन है, मोटिवेटेड है और लड़ाई लड़ती रही है। बृहस्पति चीन के जो 1979 के बाद कोई लड़ाई लड़ी, वियतनाम से जब लड़े थे तो मुंह की खानी पड़ी थी। अगर आप एयर पावर को देखें, आपके पास मिराज 2000, MiG-29, सुखोई 30 MK9, जगोर, फिर अपाचे अटैक हेक्टर, उसके बाद रफेल आने से। जनरल सहवाग थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, थोड़ा सा एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है, उसको भी क्लियर कर दीजिए। हम आज तो हमारी सेना बहुत मजबूत है, लेकिन एक नई योजना हम लाए अग्निवीर, क्या उस योजना के तहत हम आगे मजबूत होंगे या कमजोर होंगे? वो मैं उस योजना से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा इनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। मैं पहले ये बता दूं एक बार रविंद्र की किस हालात में सवाल आया इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। हाँ, मैं आपको एयर पावर का बता रहा था कि आज हमारी एयर पावर के अंदर एज है चीन से, स्पेशली लद्दाख और अरुणाचल में, क्योंकि हमारे जो सारे के सारे एयरफील्ड है वो लोअर हाइट में ज्यादा पे लोड ले जा सकते हैं और हमारे जहाज अच्छे हैं। सबसे ज्यादा हमारा एज है वो नेवी में है, क्योंकि हमारा जो इंडियन ओशन में है हम मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं और वो चीन को भी भली भांति मालूम है और उसका 50-60 से ज्यादा ऑयल, दिन का ऑयल नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ ना खुदा ना खासा लड़ाई होती है तो हम ये नहीं सोच रहे कि अमेरिका हमारी हेल्प करेगा या दूसरा देश। हमारे अंदर ये काबिलियत और क्षमता है कि हम चीन का मुकाबला करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये चीन को पता लग गया है। और ये देखो ताइवान के अंदर जो हुआ है, जिस प्रकार से नैन्सी पॉलिसी गई है और ये डेलीगेशन गई है, एक बबल जो था चीन का वो भी बस्ट हो गया है। चीन वो नहीं है, जीतन जी भी जुड़ गए। मगर जो आप अग्निवीर की बात कर रहे थे रविंदर, मैं इससे सहमत हूँ कि अग्निवीर, मुझे लगता है गवर्नमेंट को सोच कर थोड़ा सा और करना चाहिए, इसको पायलट प्रोजेक्ट लेना चाहिए था। अगर मेरा पर्सनल व्यू पूछोगे, मैं बार बार ये बोलता रहा हूँ, 4 साल के अंदर कोई जवान अगर आता है और आप सोचते हो he will give you the best for the country, I think it is not possible, especially क्योंकि जब एक अग्निवीर और एक रेगुलर सिपाही के अंदर आप फर्क करते हो, अगर दोनों युद्ध के अंदर बढ़ जाते हैं तो अग्निवीर को बहुत कम मिलेगा और बृहस्पति आपके रेगुलर सिपाही। और दूसरा क्या है, एक जवान को बनाने के लिए समय लगता है, 4 साल में कोई जवान नहीं बनता। एक्सपीरियंस को कहाँ खरीदेंगे आप? ठीक है, जितेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलते हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समय लगेगा, पर मुझे लगता है गवर्नमेंट इसके ऊपर सक्रिय है। गवर्नमेंट मेरे को लगता है रीथॉट कर रही है। पर मैं एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने बहुत नजदीक से, मैं लद्दाख के अंदर चीफ ऑफ स्टाफ रहा हूँ। हम मजबूत स्थिति में, जो बदलाव आया है, जो माइंडसेट आया भारत की फौज का, वो काबिल तारीफ है। आप किसी की परवाह नहीं करते, हमें पीछे से हुक्म की जरूरत नहीं है। जितेंद्र जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि अब चूंकि हम मजबूती की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मजबूती हमारी तब होनी चाहिए जब कहते हैं कि पड़ोस से कभी भी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, पड़ोसी पर हमेशा नजर भी बनाकर रखनी चाहिए और पड़ोसी से संबंध भी अच्छे लगने चाहिए। लेकिन अब ये जहाज जब यहाँ पर आ गया है तो क्या अगर कोई खतरा पैदा होता है तो हम तैयार हैं उससे निपटने के लिए, और कितना तैयार है वर्तमान समय में? और जिस तरह का हाल यूक्रेन का हम पहले भी आपसे सवाल करते रहे, यहाँ भी वही सवाल करना चाहेंगे कि अगर हम अमेरिका की तरफ उम्मीद की निगाहों से देखते हैं तो क्या वो हमारी मदद करेगा या हमें यूक्रेन की तरह अकेला छोड़ देगा? देखिए, आपको अपनी सुरक्षा के लिए खुद तैयार होना चाहिए। अपनी सुरक्षा आप किसी के ऊपर जो है नहीं दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल है कि जनरल साहब से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि नेवल रूप में हम बहुत मजबूत हैं और इस सेशन में हमसे अगर बहुत ज्यादा चाइना परेशान भी करता है तो देखिए, वॉर के सिचुएशन में होता है क्या है कि आप जितना अधिक फैले हुए हैं उतना अधिक आप ब्लीड भी होंगे। तो चाइना ने अपने आप को बहुत ज्यादा फैला रखा है, चाइना की बहुत ज्यादा इंटीग्रेट हो रखा है अफ्रीका से, फार ईस्ट से, कई जगह से। और भारत के जहाजों ने, भारत की नेवी ने कई दफे पायरेट से चाइना के कार्गो शिप्स को बचाया हुआ है। लेकिन हाँ, चाइना की जो स्ट्रेटेजिक साइकी है, मुझे पहले दिन से, जिस दिन से मैंने जियोपॉलिटिक्स पढ़ना शुरू किया या देखना शुरू किया, उस दिन से मुझे पता है कि कभी भी चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं और आने वाले 100-200 साल तक चाइना में कभी प्रजातंत्र आ ही नहीं सकता है। और वो एक बड़ा एलिटिस्ट की सोसाइटी है, उनके जीन्स में है, वो आप नहीं दूर कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेकिन उसमें समय लगता है। तो देखिए, टैक्टिकली फिलहाल हम तैयार हैं, हमें कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ मजबूत हुए हैं 2014 के बाद से?
देखिए, टेक्निकली एक फील गुड फैक्टर आया है, लेकिन इंस्टीट्यूशन तो वही है। इंस्टीट्यूशन से पॉलिटिकल लीडर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि वो बदल देगा, और जिस किस्म के बदलाव की जरूरत है उस किस्म के बदलाव नहीं आए हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और अग्निवीर पे मैंने भी आपके चैनल पे कहा, कई जगह कहा कि आज के तारीख में किसी भी प्रोफेशनल को बनाने के लिए समय लगता है, 6 साल, 7 साल, 8 साल लगता है, जब लोगों की लॉन्जिविटी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सुरक्षा के मद्देनजर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो आतंकवादी हमले अंदर होते थे और अब वो होते नजर नहीं आ रहे हैं, एक सीमा तक रुक गए हैं इस लिहाज से, और चाइना को इस तरह से कभी जवाब नहीं दिया जब उसको इतना बड़ा नुकसान हुआ हो। तो कहीं ना कहीं एक स्टैंड क्लियर किया, और जिस तरह से विदेश मंत्री का जो बयान है, चाहे यूएन में दिया हो, चाहे विदेशी धरती पर दिया हुआ हो, उनसे कोई भी सवाल का स्टैंड बहुत उन्होंने दृढ़ता पूर्वक रखा है। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से देखिए फील गुड फैक्टर आया है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है, लोगों की चीजें हुई हैं। लेकिन साथ में आप देखिए कि चाइना की ने अभी एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया, जिसकी वो कहते हैं कि स्पीड मैक 25 के आसपास है। उसके DF-17 मिसाइल उसने टेस्ट किया था, जो कि सारे अमेरिका के बेसिस को स्ट्राइक कर सकता है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे डोम हो, S-400 हो, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो देखिए बहुत सारे, इवन डिफेंस में जिस इंडिजिनाइजेशन की जरूरत थी वो शायद उतना नहीं हो पाया है। हम राफेल वगैरह की बात कर रहे हैं, चाइना के पास इंडिजिनस इंडस्ट्री बहुत अधिक हुई है। वो कहता है कि मोस्ट एडवांस जनरेशन वॉरफेयर की बात कर रहा है। तो चाइना आज 8-9 जनरेशन वॉरफेयर की बात कर रहा है कि इवन अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को माल फंक्शन करने की, जैम करने की बात कर रहा है। तो देखिए ये चीजें अचानक नहीं होती है। मैं समझता हूं कि हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज नहीं हम तो तैयार हैं पूरी तरह से, इम्प्लोड होगा, लेकिन साथ में जिस रफ्तार से, जिस दिशा में हमें जाने की जरूरत है, वहां पे हम अभी चूक रहे हैं। उसमें मेरे ख्याल से और अधिक डिसाइसिव होने की जरूरत है। मैं आज मुझे लग रहा है डॉक्टर सुधा इन बातों से सहमत होंगी, क्योंकि मेजर जनरल शिवाज ने भी अपनी बात रखी, जितेंद्र जी आपने भी अपनी बात रखी। डॉक्टर सुधा जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदली हैं, परिस्थितियां भी बदली हैं, उस लिहाज से वो खुद ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर काम हुआ है, लेकिन अभी भी हमें बहुत काम करना बाकी है। इस बात से तो इत्तेफाक रखती हैं ना? बिल्कुल रविंद्र जी, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हर समय और परिस्थितियां बदलती हैं, उसके अनुसार कार्य योजना और कार्य होता है। इसको ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकती हूँ। मेरे पिता के समय में जो चीजें थी वो बहुत बदलाव हुआ, और आज मेरे समय में बदलाव हुआ, और मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो बदलाव आगे ही उत्तरोत्तर आगे तीव्र गति से होगा, उसमें देरी नहीं होगी। इन चीजों को जो ना माने वो एक कुएं का मेढक हो सकता है। देखिए अब तो राफेल भी आ गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और क्वाड भी बन गया है। क्वाड के जरिए भी बहुत मजबूती मिली है भारत को। रविंद्र जी, मजबूती इस तरह से देश में पिछले 75 वर्षों में हमने कोशिशें की, किसी की पार्टी, आज इस समय जब जितेंद्र जी बात कर रहे हैं या फिर हम जयशंकर जी की बात कर रहे थे, तो जब कोई विदेश मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो ये लोग पार्टी विशेष के नहीं, देश के लोग होते हैं जो देश के बारे में सोचते हैं। तो जब हम इस मुद्दे पे बात करते, देश की बात करते हैं, तो हमें उन चीजों को, पार्टी विशेष को छोड़ के देश के हित में बात करनी चाहिए। मेरा हमेशा से मानना रहा है। आज जिस मुद्दे पे हम बहस कर रहे थे, यहाँ पे मुझे कांग्रेस भाजपा, क्योंकि हम देश की बात कर रहे हैं, हमने कांग्रेस भाजपा की बात नहीं करी है। बिल्कुल नहीं, मैं माधवी मैम की बात पे आते हुए उलट बात, जब भी हम रिले, जब रविंद्र जी आप जानते हैं हम रिले, क्योंकि रिले दौड़ में क्या होता है, आगे उत्तरोत्तर बढ़ना होता है, पीछे पलट के देखना नहीं कौन रुका, कौन गया, कौन करेगा। जाहिर सी बात है, देश को आगे आपको पीढ़ियों को सौंपना है। हमारा समय जाएगा, पीढ़ियां आएंगी, और सर ने चूंकि क्रांतिवीर का नाम लिया, तो बस मैं जोड़ना चाहूंगी, मेरे घर में 80% लोग आर्मी में हैं, तो मैं जानती हूँ उस चीज को, उस रिस्पेक्ट को, उस सम्मान को, कि व्यक्ति सुबह उठता है तो देश के नाम के साथ और सोता है तो देश के नाम के साथ। सवाल बहुत सीधा सा है, चाइना के साथ आपके सरकार में और चाइना के साथ वर्तमान सरकार में बदलाव बहुत आए हैं। बिल्कुल, आपने शुरुआत में ही कहा था कि परिस्थितियां बदली हैं, हर चीज बदला है, हम हर रूप में आगे बढ़े हैं, तो इसको हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते रविंद्र जी। लेकिन क्या ये बड़ा खतरा है हमारे ऊपर, हम कितना सचेत है, ये सवाल तो खड़े होंगे ना। कि जिस चीज की हम बात करें कि जो जहाज वहाँ पहुंची है, उस जहाज की शक्ति कितनी है, वो कितना जासूसी नहीं, सवाल ये है कि मना करने के बाद अमेरिका ने भी चेताया, भारत ने भी कहा, भारत की तारीफ हुई, भारत ने हर संभव मदद की, उसके बाद जहाज कैसे आ गया? जी बिल्कुल, हाँ। अब बात इसी की है कि उसके बावजूद, मतलब ये स्थितियां हमारे फेवर में होने के बावजूद हमने श्रीलंका की जितना मदद करनी चाहिए थी उतनी मदद भी की, और उस मदद करने में हमने अपने आप को सामने प्रस्तुत भी किया, दोस्त बना के उसकी हमने सहायता की। लेकिन जब हमारे किसी चीज में उसको सहायता करनी थी, उसने पांव पीछे खींचा। क्यों? क्योंकि उसको भय था, लोन दिया गया चाइना की तरफ से। चाइना का ये प्रयास हमेशा रहता है कि वो लोगों को अपने
पैसे के जोर पे, बलबूते पे, लोन के बलबूते वो अपने कब्जे में करता जाए। ये उसकी अपनी सामरिक स्थितियां हैं, उससे वो आगे बढ़ रहा है, वो उसका तरीका है। तो हमें भी कहीं ना कहीं सजगता लानी पड़ेगी कि अगर कोई जासूसी जहाज वहां खड़ी है जो हमारे 450 के एरिया को कवर कर सकता है, 700 क्षमता है और हमारे सीमाओं के पूरे जितना भी हमारा सागरी तक है उसकी सीमाओं को देख सकता है, और वहां जहां पे सारे सैन्य हमारे नेवी के बाकी जो हमारे परमाणु संयंत्र हैं सब उसके रडार में आते हैं। तो यहाँ पे चिंता इस बात की नहीं है कि हम कितने सुरक्षित है, नहीं है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जब कंट्रोलिंग जासूसी के तहत हो रही है तो हमारी सामरिक क्षमता वहां पे, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं ना, उनके उसमें आ रहा है। माधवी जी क्या रिप्लाई करना चाहेंगे? तो हमें इस पे चिंता करनी चाहिए। ठीक है, सुधा जी जवाब ले लेते हैं। सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी बात ये आती है कि जैसा कि सुधा जी ने भी कहा, और सबसे बड़ी बात है कि जितेंद्र जी भी बोल रहे हैं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। अब सभी अश्वनी जी की भी जो बात है वो बिल्कुल सच है कि आज की स्थिति और पहले की स्थिति में क्या अंतर है। पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत अंतर है, और इसलिए ये अंतर है क्योंकि चाइना के साथ में जो शुरू से जो एक चली आ रही है, चाहे वो 1965 का युद्ध हो, चाहे उनकी जिस तरीके की रणनीति रही है सीमावर्ती क्षेत्रों में, हमेशा वो आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है वो हम ये कह सकते हैं कि पहले सर उठा के देखने के लिए समय नहीं लगता था, लेकिन आज उन्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा भारत वो पहले भारत की तरह नहीं। तो अब तक जो माधवी जी युद्ध हुए उसमें भारत ने दूसरे देशों को सोचने पर हमेशा मजबूर किया। अगर आप पहले की गतिविधियों से भी अगर क्वेश्चन मार्क लगाती हैं तो वहाँ पर भी तो सवाल खड़े होते हैं, सेना पे सवाल खड़े कर रहे हैं। समय के साथ साथ बदलाव आया है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सुधा जी। मैं कहता हूँ अगर ये कहा जाता है कि पिछले पहले इस तरह की गतिविधियां नहीं हुई, पहले की सरकारों में कुछ कमियां रही हैं, तो हमारी सेना ने और हमारी जो भी सरकार रही उसने हर बार जवाब दिया। सर्जिकल स्ट्राइक जो लगातार भारत जवाब देता है, जो जाकर घुसकर दूसरे देशों में जवाब देता है, ये भी तो आज देख रही है। नहीं, हमारी कमी कहाँ रह गई, हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं? यही तो जितेंद्र जी यही बात तो जवाब दे रहे थे। हमने उनसे बहुत स्पष्ट पूछा, उन्होंने बहुत क्लियर कट बताया कि बोले कि जिस तरह के प्रयास होने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। मैं भी वही बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं देखिए ये बात तो है कि चाइना का आधिपत्य जमाने की जो आदत है और जो घुसकर लड़ाई युद्ध करने की आदत है, और आसपास के जितने भी देश हैं उनको अपने नीचे दबा कर जो वो रणनीति बनाने की, कूटनीति करने की जो कोशिश करता है, ये तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आज अगर वो जहाज आकर यहाँ पर अगर आ गया है तो क्या भारत की सेना या भारत के हमें बड़ी बड़ी बातों से तो बचना होगा ना, हमें बड़ी बड़ी बातों से तो बचना होगा ना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। धरातल पर वो चीज नजर भी आनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी धरातल पे नजर आ रही है, और मैं बात नहीं कर रही हूँ, मेजर जनरल भी कह रहे हैं इस बात को कि पहले के भारत में और आज के भारत की शक्ति में, सेना की शक्ति में। हाँ, लेकिन वो किसी एक विशेष सरकार के हाथ में नहीं है ना कि अगर ये कह दिया जाए कि 2014 के बाद ही ऐसा हुआ तो उसको भी तो आपको मानना पड़ेगा ना। सेना के हाथ जो है वो खुले हुए हैं, अगर उन्हें लगेगा कि उचित कार्रवाई क्या करनी है तो इसके लिए उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं भारत मजबूत कहाँ कहाँ हुआ है, क्योंकि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो अपनी अपनी बात भी रखेंगे और हम एक राष्ट्र की बात करेंगे। देश तो हमारा हमेशा से मजबूत था। उन विषम परिस्थितियों में जब तमाम संसाधन भारतीय सेना में नहीं थे, उस वक्त अपने बाहुबल के दम पे भी भारत ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिए हैं, वो चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। भारत आज भी मजबूती से खड़ा है। आज तो तमाम संसाधन है खुद के बनाए हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे इंदिरा गांधी हो, देश के हर प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ के ही काम किया। बढ़ते हैं आगे। शुरुआत अब हम माधवी जी से ही करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों वक्ताओं के पास पहले हम गए। माधवी जी, आप पहले बात अपनी कंप्लीट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो विषय है वो यही है कि पहले और आज के देश में, क्योंकि ये तो चाइना की नीति रही है, कूटनीति रही है कि किस तरीके से भारत के ऊपर में आक्रमण कर सके, और जितनी बार भी किया है उतनी बार उसको मुक्की खानी पड़ी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब वो संसाधन नहीं थे तब भी हमारी देश की सेना ने डटकर उनका मुकाबला किया और उनको मुक्की खिलाई। लेकिन आज की परिस्थिति में बिल्कुल निरंतर जिस तरीके से बदलाव आते जा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे देश में सक्षमता बहुत बड़ी है। लेकिन एक बात पर सवाल खड़े हुए कि एक तो हमें अपनी मुट्ठी नहीं खोलनी चाहिए, जो जितेंद्र जी बात कर रहे हैं, एक तो हमें अपनी मुट्ठी नहीं खोलनी चाहिए। ये मैं पॉलिटिकल थोड़ा सा बात करने जा रहा हूँ। एक तो हमें अपनी मुट्ठी नहीं खोलनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें अपना काम करना चाहिए। दूसरी चीज, आत्म प्रशंसा में इतना भी लीन नहीं होना चाहिए कि दूसरों पर आप इतने आरोप लगा दें कि पहले की सरकारों में कुछ हुआ ही नहीं।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप में प्रशंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो एक स्थिति बनती है जब चाइना इस तरीके के हस्तक्षेप, अब मैं खुद अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में गई हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पर काम रहा है। मैं अरुणाचल में जो थी वहाँ पर इंचार्ज रही हूँ। मैंने जाकर देखा कि सेना किस तरीके से डटकर वहाँ पर रात दिन, जब मैं सुबह 4 बजे, लेकिन इन गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी क्यों नहीं हो पाई, जिस विषय में डॉक्टर सुधा ने भी ध्यान दिलाया, शिवाज जी ने भी बताया, जितेंद्र जी ने बताया कि वहां पर गतिविधियां हो जाती हैं और भारत शांत रहता है, पता ही नहीं लगता है, डिनाई कर देता है, स्वीकार नहीं करता। ये किस समय की बात कर रहे हैं? मैं डोकलाम की बात कर रहा हूँ, मैं उन गांव की बात कर रहा हूँ जिसको बसाने की बात कर रहे हैं, सीमा पर जिस तरह की गतिविधियां, पक्के निर्माण की बात हो उसकी बात कर रहे हैं। ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जो हो जाए और हमारी देश की सेना मुंह ताकती रहे और हम देखते रह जाएं और उसका जवाब ना मिले। जब भी उन्होंने आगे कदम बढ़ाए तो उन्हें पीछे लौटना भी पड़ा है। और रही बात भारत की स्थिति की आज की, तो जैसा कि ये तो शुरू से जो चलता आ रहा है, तो निश्चित रूप से आगे बढ़े हैं। सुधा जी कुछ कहना चाहेंगे? आगे बढ़ी है, कह रही है ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जिसकी हमें जानकारी ना हो। मैं आज बिल्कुल बहस नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि आप जिस अरुणाचल प्रदेश की बात कर रही हैं, वहाँ पे आसाम राइफल्स का जो है, सबको पता होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए तो आसाम राइफल्स का जिस तरह से वहाँ पे योगदान है, उसको हम नकार नहीं सकते। और मैंने कहा था आर्मी, तो आर्मी के बीएसएफ से लेके हर जगह मेरे घर वाले हैं, तो आसाम राइफल्स में नहीं है। तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपके उन नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को जानती हूँ और जा चुकी हूँ, देख चुकी हूँ। जब भी हम कोई बात कह रहे होते हैं और जब हम लोगों को बता रहे होते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सच्चाई को सत्यता के साथ बताया जाए, सिर्फ जुमलेबाजी हर तरफ न की जाए। देश जितना आपका है, देश उतना मेरा भी है, और देश उतना ही उन सैनिकों का भी है जो अपने आप को वहाँ पे छोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊं, वो कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पे बताइए ना, वक्त कम है हमें, बाकी दो मुझे इंटेलेक्चुअल कमेंट भी लेने हैं। कह दे रहे थे कि नहीं हो रहा है, हम अपने सैनिकों के उस जो कर रहे कोशिशें उनको नकार देते हैं। आप कहिए कि अगर चीन बड़ा है तो हमारे सैनिक वहाँ पे डटे हुए हैं, वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर जो करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सैनिक उनको मात दे रहे हैं। हमारे सैनिक वहाँ पे डटे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं। लेकिन जनरल शिवाज, ठीक है माधवी जाते हैं। जनरल शिवाज जी, कहाँ कहाँ हम मजबूत हैं, किस किस स्तर पर? हम लद्दाख की 5 फिंगर्स की उधर की बात कर लें, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं भूटान की तरफ, वहां भी अलग तरह की स्थिति बन चुकी है। भारत जो आज खड़ा हुआ है, चाहे क्वाड जैसी चीजों की हो, चाहे हम व्यापार के स्तर में हो, हम कहाँ कहाँ मात देने के लिए तैयार हैं चाइना को? और जैसे रविंद्र, हुआ क्या है कि पहले भारत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा और चीन आराम से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता रहा। मगर जब से भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया है तो चीन को अभी डर लगने लगा है। और ये सारी कार्रवाई जो हो रही है, अगर आप ईस्टर्न लद्दाख में देखें, जब से हमने दरबुक शोक दौलतबेग ओल्ड रोड बनाई है और डीबीओ जो एक सब सेक्टर नॉर्थ को हमने एक प्रकार से ऑपरेशनलाइज कर दिया है, जहां से हम जाके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी हिट कर सकते हैं, काराकोरम हाईवे को भी हिट कर सकते हैं, और जो उनका वेस्टर्न हाईवे है सिंगजांग से लाता जाता है। तो अभी कहीं ना कहीं चीन को भी बहुत घबराहट होने लगी है जिस प्रकार से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, जो यहाँ पर बढ़ोतरी हमारी हुई है कि हम 70 से 80% अपना सामान बाहर से खरीदते थे और जितना फॉरेन रिजर्व हमारा इसमें जाता था वो उतना पैसा हमारे पास है नहीं। हम इतनी बड़ी इकोनॉमी तो है नहीं कि हम 4% अपना जीडीपी का डिफेंस में लगा पाएंगे। मगर जब से बदलाव क्या आया है लास्ट अबाउट 10 साल से, जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट और आत्मनिर्भर भारत, वो मुझे लगता है सच्चाई है कि मैं भी ये इसको मानता हूँ कि इससे बदलाव क्या आया कि जो हथियार हम बाहर से देते थे आज वो हम देश में बना रहे हैं। आज आपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप बना दिया, INS विक्रांत जो कमीशन हुआ है वो भारत के अंदर बना है। ATAGS हाउजर जो कि आप 25 पाउंडर जो इंग्लैंड का यूज करते थे आपका जो इंडिपेंडेंस डे में, वो भारत में बना है। आज आपकी सबमरीन, आपकी शिप, आपके एयरक्राफ्ट स्टेटस जो है वो भारत में नहीं बाकी जगह भी जा रहा है। इसी प्रकार ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बाकी जगह भी है। तो हम अब जो पैसा खर्च करते थे सामान खरीदने के लिए, अब उसमें बड़ा कमी आएगी। और दूसरी बात, हम इसका क्रेडिट किसको जाता है सर? देखो, क्रेडिट जाता है, मैं यही चीज को कहूंगा, क्रेडिट जाता है देश को।
अब क्रेडिट जाएगा जो गवर्नमेंट होगी ऑफ द डे। मैं ये कहूंगा कि वाकई ये जो डिसीजन लिया है मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत, ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। ये मुझे लगता है फौज भी इतना जल्दी नहीं चाहती थी, क्योंकि फौज चाहती थी सबसे अच्छा हथियार अगर बाहर से मिलता तो ले, मगर तो अब बदलाव आया है कि आज हम इतने अच्छे हथियार बनाने लायक है। तेजस मार्क 1 अमेरिका भी खरीद रहा चाहता है, आपका ब्रह्मोस मिसाइल मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका। तो मैं ये कहता हूँ एक बहुत ही बदलाव सोचने का आया है। और आज आपको ये है कि जो पैसा हम खर्च करते थे हथियार देने में, आज हम एक और रविंद्र मेरे को 1 मिनट क्या था कि जो हथियार अभी हम बाहर से लेंगे, हम उन्हें बोला है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। हम हथियार नहीं लेंगे जब तक आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे। अभी मैं उदाहरण के तौर पे M777 अल्ट्रा लाइट हाउसर हमने अमेरिका से ली तो उसको महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। अभी हमने K9 वज्रा जो सेल्फ प्रोटेक्ट गन है वो हमने साउथ कोरिया से ली, उसको LNT बना रहा है। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये काबिल तारीफ है, ये मैटर ऑफ प्राइड है कि हमको लगता है वर्ल्ड स्टेट में भारत आ जनरल शिवाजी वक्त कम है, हमें जितेंद्र ओझा जी का भी कमेंट और की इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट की है वो भी मुझे लगता है काबिल तारीफ है। ये 2 चीजों में काफी बढ़ोतरी हुई है। रविंद्र जितेंद्र ओझा जी, मुझे ये लगता है कि जवाब मिला होगा सुधा जी को, वो बार बार ये पूछ रही बोलिए है। रविंद्र जी, जी आ रहे हैं माधवी जी, 1 मिनट। जितेंद्र जी, श्रीलंका के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है या भारत के लिए? देखिए, श्रीलंका जो है एक छोटा सा देश है और मेरा हमेशा से मानना है कि जो छोटे छोटे हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे आउटपोस्ट ऑफ सिक्योरिटी हैं। भारत एक बड़ा देश और बड़े देश पे जब भी कोई आक्रमण करने की या उसके खिलाफ कुछ खराब मंसूबा लेके आता है तो वो उसके फ्रंटियर पे आता है। श्रीलंका आर्थिक रूप से तबाह हो चुका है और श्रीलंका के एलीट को भी समझने की जरूरत है कि वो भारत, चाइना और पाकिस्तान नहीं कर सकते हैं। उनके एलीट ने अपने अधिक से अपने जो उनकी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा वो जियोपॉलिटिकल गेम खेलना शुरू किया और उन्होंने अपने देश का सर्वनाश कर दिया। तो श्रीलंका लेकिन एक बड़े खतरे के जो जितेंद्र जी संकेत मिल रहे हैं, ये 3 देश, बिल्कुल बड़े खतरे, 3 बड़े देश। देखिए मैं बता दूं, रशिया, अमेरिका, चाइना, ये 3 बड़े देश ये कहीं ना कहीं कब्जे के मूड में ही रहते हैं। देखिए, ये कब्जे के मूड में रहते हैं, लेकिन साथ में भारत जब से आया है डीकोलोनाइजेशन के बाद तो जितनी गुडविल भारत की है सारी दुनिया में वो हमेशा से बड़ी नायाब और अलग रही है। लेकिन रविंद्र जी, एक बात मैं कहता हूं कि मेरा मानना है कि गवर्नेंस का टोटल ऑब्जेक्टिव ही नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होती है और नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं होती है। आपकी R&D क्या है, इसका कोई जवाब है भारत के पास? अब भारत क्या करेगा? देखिए, जवाब तो है, मैंने कहा कि टैक्टिकली हम कर सकते हैं, टैक्टिकली पहले से स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन जितने बड़े विजन की जरूरत है वो नहीं है। वो विजन सिर्फ पॉलिटिकल क्लास में नहीं आता है। आप देखिए कि हर इंस्टीट्यूशन की विजडम, अब डिप्लोमेसी में पहली बार जो EAM हमारे आए हैं उनका डिप्लोमेसी का बैकग्राउंड है। वैसे डिफेंस में जल्दी से सम अप कर दें तो मैं फिनिश करूंगा। सभी को मजबूत होकर आने की जरूरत है और ये टोटल क्लाइमेट चेंज करने की जरूरत है। टैक्टिकली हम इंटरिम में हैंडल कर सकते हैं, लेकिन चाइना और अमेरिका दोनों पोल को और साथ में लिमिटेड एक्सेस तक रशिया अगर इसको कोई स्टेबलाइज कर सकता है तो भारत कर सकता है। और भारत का मजबूत सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उसकी जरूरत है और उसमें हम उतने खरे नहीं उतर पा रहे हैं रविंद्र जी। बिल्कुल, और एक विजन के साथ हमें काम करना होगा। तेजी आई है और जैसा जनरल शिवाज ने बताया कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पर हम काफी मजबूत स्थिति में आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं, कहीं कूटनीति होती है और कहीं चालाकी से अपना काम करवा लिया जाता है। भारत हर मोर्चे पर नजर बनाए हुए है, ऐसा नहीं कि वो कमजोर है। भले ही चाइना हम्बन टोटा तक अपना जहाज पहुंचाने में कामयाब हो गया हो, लेकिन इसके पीछे चाइना का डर भी है क्योंकि क्वाड वहां इंतजार कर रहा है और हिंद महासागर में भारत और अमेरिका की उपस्थिति चाइना की मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो घबराहट चाइना को है, मुसीबत लंका पे है, इसलिए भारत को डरने की जरूरत नहीं है। भारत तटस्थ होकर खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।